जय जवाहर, नमस्कार और स्वागत है आपका बैठका में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे। साथ ही जैसा आप जानते हैं, बैठका में हम बात करते हैं अपने प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, अपने प्रदेश से जुड़े एक मुद्दे की। मुद्दा ऐसा जिसका सरोकार प्रदेश में रहने वाले हर वर्ग से हो, आम रहवासी से हो, आम नागरिक से हो। ऐसे मुद्दे में पक्ष से विपक्ष से हम चर्चा करते हैं। प्रयास ये करते हैं कि तमाम चर्चा एक सार्थक तरीके से हो और उसके एक निष्कर्ष में हम इस प्रोग्राम के आखिरी में पहुंचे। आज हमने एक मुद्दा लिया है जो राजनीतिक वर्ग से, निश्चित रूप से चुनावी वर्ष है तो मुद्दा राजनीतिक होगा। मुद्दा है राजनीतिक क्योंकि भाजपा और कांग्रेस में एक होड़ मची हुई है बयानबाजी को लेकर। अब संकल्प शिविर को लेकर दोनों पक्षों में बयानबाजी का दौर चल रहा है। तो क्या यह बयानबाजी का दौर, और क्यों आखिर यह बयानबाजी की दौर को शुरुआत मिली, कहां से आधार मिला, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। आज का हमारा शीर्षक है संकल्प से मिलेगी सत्ता। तो चुनावी वर्ष में राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के कार्यक्रमों को लेकर बयानबाजी से बाज नहीं आती। ऐसा ही बयानबाजी का दौर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संकल्प शिविर को लेकर चल रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस इन दिनों अपने सभी विधानसभा क्षेत्रों में संकल्प शिविर चला रही है। तो एक तरफ इन संकल्प शिविरों के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को पार्टी के प्रति समर्पण की शपथ दिला रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा इसे लेकर चुटकी लेने से बाज नहीं आ रही। भाजपा के दिग्गज नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस को अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिखरी हुई है, इसलिए इन शिविरों के माध्यम से उन्हें एकजुट करने का प्रयास है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर पलटवार किया और कहा कि भाजपा कांग्रेस की सक्रियता और जीत के आसार देखकर बौखलाई हुई है, इसलिए इस तरह के बयान दे रही है। अब कांग्रेस के इतिहास को पूरी दुनिया जानती है कि कांग्रेस के लोग संकल्प तोड़ने में माहिर हैं। और मुझे लगता है कि ये संकल्प शिविर नहीं है, ये विकल्प शिविर है कि जिसको टिकट नहीं मिलेगी तो वो अपना विकल्प ढूंढ लेगा। और कांग्रेस के इन संकल्पों से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसका फायदा अगर मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। अभी पिछले दिनों एक युवा मोर्चा, इनके युवक कांग्रेस का संकल्प शिविर हुआ था, तो दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में क्या हुआ था वो सब आपके सामने है। और इसलिए संकल्प शिविर जो नहीं, वो है विकल्प शिविर है, क्योंकि जो संकल्प दिलवाएंगे अगर वो पूरा नहीं हुआ तो वो कार्यकर्ता अपना विकल्प ढूंढ लेगा। बृजमोहन जी तो आजकल कुछ भी बोल रहे हैं, असल में लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है ना। वो जो आसन चुनाव में अपनी हार देख रहे हैं, अब इस कारण से बखलाए हुए वो पीछे पीछे चल रहे हैं, हम लोग आगे आगे चल रहे हैं। तो अपने अपने तर्क हैं संकल्प शिविर को लेकर। जहां एक तरफ कांग्रेस उत्साहित है कि जिन लोगों ने दावेदारी की है, तमाम तरह की एक जो विधानसभा से अलग अलग दावेदारियां आ रही हैं, उनमें ये भावना पैदा करने की प्रयास कर जा रही है कि अगर किसी को टिकट नहीं भी मिले तो भी वो पार्टी के प्रति समर्पण के भाव से वो अपना साथ दे, उन तैयारियों के साथ दे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि भाजपा इन संकल्प शिविरों को किस तरह से देख रही है, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ वंजना राजपूत जी हैं, कांग्रेस की प्रखर नेत्री हैं और साथ ही तेज तर्रार प्रवक्ता भी हैं। हमारे साथ में रविंद्र सिंह जी हैं, तर्कों में बात रखते हैं, भाजपा का पक्ष रखेंगे और साथ में पूरे कार्यक्रम में अपनी तटस्थ राय देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र सिंह जी, कांग्रेस अपना संकल्प शिविर चला रही है, तो भाजपा को इसमें उतनी तकलीफ क्यों, भाजपा को दर्द क्यों, भाजपा डर क्यों रही है? भाई उनका अपना संकल्प शिविर है, उनको लगता है कि संकल्प शिविर के माध्यम से सारे कार्यकर्ता एकजुट हो जाएंगे, जो दावेदार हैं जिनको टिकट नहीं मिलेगी वो भी जो है जिनको टिकट मिलेगी उनका साथ देंगे। भाजपा को दर्द क्यों, भाजपा को डर क्यों? सबसे बड़ी बात तो है कि हम तब न हमको कांग्रेस से डर लगता, न इनके शिविर से डर लगता, क्योंकि ये अपना वजूद खो चुके हैं, अपना महत्व खो चुके हैं। जिस उद्देश्य से सरकार में आए थे उस उद्देश्य से को इन्होंने पूरा किया नहीं। टी.एस. सिंहदेव जी ने कहा घोषणा पत्र में 36 बिंदु थे, 12 पूरे हो गए, 12 प्रगति पे हैं, 12 पे काम शुरू करना है। तो ये तो खुद फ्लॉप हो चुके हैं। इनके खुद टी.एस. सिंहदेव कहते थे इनसे हमको डरने की किस बात की जरूरत है, हम इनसे डरे भी क्यों। ये संकल्प शिविर करे, बिल्कुल करे और इस बात का संकल्प ले
कि हम एक रहेंगे। चुनावी वर्ष है, एक डिप्टी सीएम से दूसरा डिप्टी सीएम में परिवर्तित हो गया, एक मोहन मरकाम जी को हटा दिया गया, टेकाम जी को हटा दिया गया, फूलो नेताम ने इस्तीफा दे दिया, अरविंद नेताम छोड़ के चले गए। तो सबसे पहले इनको जरूरत है इस बात का संकल्प लेने के लिए कि हम हमेशा एक रहेंगे। अब कार्य तो कर नहीं सके, शराबबंदी तो कर नहीं सके, बेरोजगारों को भत्ता दे नहीं सके, प्रतियोगी परीक्षा में घपला करते रहे, शराब घोटाले में बहुत पैसा कमाते रहे, मोटा माल कमाते रहे। तो इनसे है ना हमको डरने की जरूरत न कुछ नहीं। इनसे पहले हमारा संगठन तैयार था, हम बूथों में जा चुके थे, हम शक्ति केंद्रों में जा चुके थे, हम ब्लॉक अध्यक्षों के साथ बैठक कर चुके थे, हमारे पीछे पीछे चल रहा है और ये करे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ संकल्प शिविर के माध्यम से कि क्या दिखाना चाहते हो तो वही जाने, उनका इंटरनल मामला। अभी शायद बिलासपुर में इनके एक बड़े नेता आने वाले हैं, तो जब इनके बड़े नेता आ रहे हैं तो इनकी वो बात असत्य हो गई कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी आते हैं, अमित शाह जी आते हैं तो एकता नहीं है, इसलिए केंद्रीय कमान संभाल ले रहा है। अभी अपने कमान को संभालने के लिए बुला रहे हैं क्या बड़े बड़े नेताओं को? शायद इनको डर लग रहा है, भय हो गया है, हारना इनका तय है, इनको दिख रहा है। तो मजबूरी में दिखाने के लिए अनार का जैसा दाना होता है ना, अंदर से पूरा विभाजित और बाहर से एक बटा हुआ, वही कांग्रेस है। ये अभी समय आएगा, सब खुल जाएंगे। जब इनका टिकट का बंटवारा होता है तो एक दूसरे पे कुर्सी फेंकते हैं, वो भी दिन बहुत जल्दी आने वाला है। इनका संकल्प तो ये लेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने विकल्प तैयार कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी टिकट बंटवारे का, रविंद्र जी, टिकट बंटवारे का इतिहास हम अपनी तरफ नहीं देखेंगे। 2018 के चुनाव में 379 लोगों ने इस्तीफा दिया था, उसमें आपके 14 मंडल अध्यक्ष भी थे क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिली थी। अपना इतिहास नहीं बताएंगे? अभी तो इनके सत्ता पक्ष की बात होगी, क्योंकि ये बहुत दम्भ कर रहे थे कि हम बहुत आसानी से जीतेंगे। आपकी बात 75 पार, मैं कह रहा हूँ 22-23 सीटों पे आ जाए तो इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और हमारे में उतना मारा पीटी नहीं होता है, इनके में तो क्या होता है जब टिकट वितरण होता है तो कुर्सी को फेंक फेंक के मारते हैं। और स्वभाव है। एक लाइन और कह रहा हूँ, देखिए कांग्रेस का डर और भय छत्तीसगढ़ में कितना, इसका एक ज्वलंत उदाहरण बताता हूँ कि मानपुर में कैसे सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए संकल्प शिविर मानपुर में सरजू टेकाम ने इनके इंदर शाह मंडावी की उपस्थिति में क्या कहा, वनांचल के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे तो मार डालना, काट डालना, मैं जिम्मेदारी लूंगा। ये वहां पर कांग्रेस की उपस्थिति में, मतलब इनको सत्ता प्राप्ति के लिए कितना ललक है और कहां मारने डालने में, मतलब हिंसा के लिए ये हो चुके। इसलिए इनको संकल्प लेना चाहिए संकल्प शिविर में कि हम हिंसा के माध्यम से राजनीति नहीं करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। यदि दम है तो भूपेश बघेल जी को, इंदर शाह मंडावी जी को, जिनकी उपस्थिति में कहा गया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मार डालेंगे, काट डालेंगे, उनके लिए इस्तीफा लेना चाहिए। गृह मंत्री जी को निंदा करनी चाहिए। और ये नहीं कर सकते तो इनका संकल्प शिविर में कह रहा हूं कि पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है भारतीय जनता पार्टी हमेशा निंदा का विषय तो मणिपुर से लेकर आसाम तक है, पश्चिम बंगाल तक है। कहां कहां किसकी निंदा करें? राजनीतिक पार्टियों का अब चरित्र हो गया है कि अब निंदा से ऊपर उठ गए हैं, भैया जो हो रहा है होने तो अब निंदा से बचते हैं। लेकिन वंदना राजपूत जी, एक बहुत बड़ा सवाल तो खड़ा किया रविंद्र सिंह जी, क्या वाकई में आपके कार्यकर्ता, अपने कार्यकर्ताओं पे, अपने दावेदारों पे आपकी पार्टी को भरोसा नहीं रह गया कि उन्हें शपथ दिला रहे, कसम खिलाया जा रहा है कि अगर आपको टिकट नहीं मिली तो भी आप प्रत्याशी का साथ देंगे? क्या वाकई में दावेदारों से, कार्यकर्ताओं से, उनसे सबसे भरोसा उठ चुका है आप लोगों का? देखिए शैलेश जी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि मेरे रविंद्र भाई को कि उन लोग बाहर से ही देख करके जो बोल रहे हैं कि संकल्प शिविर में क्या हो रहा है, इन लोग को समझ नहीं आ रहा है। तो मैं आपके माध्यम से आमंत्रित करना चाहती हूँ कि एक बार आप संकल्प शिविर में जरूर आइए। और आप बोल रहे थे ना, तो हम संकल्प शिविर में क्या कर रहे हैं सुनिए रविंद्र जी। हम संकल्प ले रहे हैं कि आम जनता का हम यहाँ पर पूरे मन और भावना से सेवा करेंगे। हम संकल्प ले रहे हैं कि जो भ्रष्टाचारी 15 साल का रमन सिंह का जो सरकार था उसको जैसे उखाड़ फेंके थे पिछले समय, ऐसे इस समय भी हम फेंकेंगे। हम संकल्प लेते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जुमलेबाजी करके जो केंद्र में काबिज हुए हैं, हम उस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। हम संकल्प लेते हैं, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार जो नारा लगा रहे थे, उस नारा लगाने वाले बेलगाम महंगाई से हम जनता को राहत देंगे। हम संकल्प लेते हैं कि जो 15 साल जो भ्रष्टाचार किए थे, पनामा घोटाला के नाम से हो ये, और वंदना जी, पहले आप छत्तीसगढ़ की बात तो देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में खुदरा महंगाई 6.5% बढ़ी है। अपने प्रदेश की महंगाई पर तो काबू कर लीजिए, फिर देश की महंगाई पे जाएंगे। आप ये देखिए, नहीं ये बताइए कि खुदरा महंगाई बढ़ क्यों रही है?
भैया आप वहीं से सामान को मंगाएंगे, सामान जब मंगाएंगे तो हम गाड़ी को आपकी उपयोग आपकी करते आयात हैं। निर्यात नीति सीधी सीधी जिम्मेदार है। अगर देश की खुदरा महंगाई 13.5% बढ़ी है तो आपका भी योगदान है, 6.5% आपका भी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं नहीं इस पर बात करना चाहूंगी शैलेश भाई। एक बहुत बड़ी बात यह है कि यूपीए सरकार में डीजल पर सिर्फ और सिर्फ 3 रुपये 54 पैसे जो है टैक्स लगता था, लेकिन अभी यूपी जो अभी भाजपा की सरकार है उसमें इन लोग 31 रुपये लगा रहे हैं, मतलब 10 गुना वृद्धि। तो महंगाई तो बढ़नी है। ये अपने जो अर्थशास्त्र वंदना जी अपने वेट का परसेंटेज तो देख लीजिए। दूसरे राज्यों ने पेट्रोल डीजल पे कितना वेट घटाया और आपने कितना घटाया। मैं बिल्कुल वही बोलने जा रही हूँ शैलेश जी। क्या मोदी जी ने हमसे पूछ करके बोला था क्या कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार का जो नारा है हमसे पूछ कर लिया था क्या? जब महंगाई बढ़ते हैं, खुद की जेब में जब पैसा जाता है तब राज्य सरकार की याद नहीं आती। जब महंगाई कम करने की बात आती ये अच्छी बात है। इसमें मैं एक बार पत्रकार महोदय की टिप्पणी में जरूर चाहूंगा। पत्रकार महोदय, ये एक द्विवेदी जी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। राजनीतिक दलों के लिए बचाव का एक बढ़िया कवच है कि अगर राज्य में दूसरी सरकार हो, केंद्र में दूसरी सरकार हो, तो एक दूसरे के गेंद जो है पाले में डाल दो। पहले अब जब यूपी की सरकार थी तो रमन सिंह जी यही कह करते थे कि इतना बैरल वो है पेट्रोल डीजल, लेकिन केंद्र महंगाई बढ़ा रही है। अब उसके बाद कांग्रेस यहाँ है और मोदी जी की सरकार वहां पे, तो ये उनके गेंद प्याले में डाले थे। ये बढ़िया कवच है लेकिन राजनीतिक दलों के लिए कि केंद्र में जिसकी सरकार हो, अगर राज्य में उसकी सरकार नहीं हो तो बिल्कुल गेंद उसके पाले में डाल दो। यही तो राजनीति है और बहुत चालाकी के साथ दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पे आरोप मढ़ देते हैं और जनता जो है वो इन दोनों के बीच जो बातें हैं, जो योजनाएं हैं, जो रणनीतियां हैं, उसका खामियाजा भुगतती है। अब आपने पेट्रोल की बात कही, चाहे गैस की बात हो, चाहे महंगी सब्जियों की बात हो, महंगे टमाटरों की बात हो, महंगी प्याज की बात हो, आए दिन कहीं जनता को की जेब में मार पड़ती है और इसके लिए दोनों ही सरकारें राहत देने का काम नहीं करती, एक दूसरे पर आरोप करती, एक दूसरे पर छींटाकशी करती हैं और अपना पल्ला झाड़ देती हैं। ये बात जरूर सच है कि सारी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही है। उसके बाद भी यदि सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, कुछ अर्थव्यवस्था अच्छी की है, तो ये राहत से ये कहीं न कहीं उनकी योजनाओं की एक तरह से प्रशंसा करने की बात है। लेकिन राज्य सरकार जहां तक है, छत्तीसगढ़ में जहां तक बात है, अगर सब्जियां महंगी हो रही हैं तो उसके लिए हम पूरी तरह राज्य सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। बरसात है, बरसात के समय में खेती का बड़ी समस्या होती है, सब्जियां बहुत देरी से आती है, इसलिए थोड़ी सी महंगाई पड़ती है। लेकिन जहां तक पेट्रोल की बात है, कई राज्यों में कांग्रेस शासित राज्यों ने भी वेट कम किया है, वहां पर पेट्रोल की राहत मिली है। छत्तीसगढ़ में भी मैं बताऊं आपको, एक साल पहले तक भूपेश बघेल सरकार 17 राज्यों से ज्यादा कम पेट्रोल दे रही थी छत्तीसगढ़ में। यानी जो टैक्स वसूली था वो छत्तीसगढ़ में बहुत कम था दूसरे राज्यों की बनिस्बत पर। लेकिन जैसे जैसे केंद्र सरकार से ये बढ़ता चला गया, भूपेश बघेल सरकार का खजाना तो खाली था। आप खजाना खाली करके सरकार तो नहीं चला सकते, कहीं ना कहीं से आपको रुपए तो आना पड़ेगा, तब तो कहीं आप देंगे। तो जैसे जैसे केंद्र की तरफ से दरें बढ़ाई गई पेट्रोल की, वैसे वैसे राज्य सरकार भी कितना अपनी तरफ से करती। वरना पहले एक साल तक कम से कम मैं समझता हूं 4 से 5 रुपए कम पेट्रोल छत्तीसगढ़ में मिला है। तो राहत हमेशा दोनों सरकारें देती रही है, राज्य भी देती रही है, केंद्र भी देती रही है। लेकिन चुनाव के वक्त ये देखना होगा कि प्याज के आंसू को ही रुला न दे। जिस तरह टमाटर महंगे हो रहे हैं, जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह प्याज महंगा हुआ था और बीजेपी की सरकारें 2-3 राज्यों से चली गई थी, तो कहीं इस तरह टमाटर का जो लाल आंखें हैं, टमाटर का जो महंगा टमाटर है, वो कहीं ना कहीं सरकारें राजनीतिक दलों का सपना लील न ले सत्ता में आने का। इसलिए दोनों ही राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे महंगाई पर अंकुश लगाए, महंगाई पर कम से कम अंकुश लगाए, क्योंकि आम जन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन द्विवेदी जी, मैं दूसरे सवाल पे आता हूं जो मैंने वंदना जी से पूछा। बहुत मार्के की बात है भाई। वंदना जी कितना भी बचाव करे कि हम संकल्प ले रहे हैं कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का, हम संकल्प ले रहे हैं आम जनता का, लेकिन उस संकल्प शिविरों में कहीं न कहीं दावेदारों को जो संतुष्ट करने का प्रयास चल रहा है, जो एक भाव बनाने की बात हो रही है कि भाई कोई भी दावेदार हो, जिसको भी टिकट मिले, हम सबको उनसे मन का समर्थन मिलना है। तो क्या जो मैंने वंदना जी से पूछा है कि क्या वाकई में कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं पे, पदाधिकारियों पे भरोसा नहीं है कि वो कहीं भी बागी हो सकते हैं?
देखिए, राजनीति है सलीस भाई, बागी होना और नए लोगों का आना जाना ये तो चलता रहेगा जब तक चुनाव होंगे। चुनाव के बाद भी जब तक किसी राजनीतिक दल की आ जाएगी ना, तो आप देखिए कितने लोग कूद करके आते हैं सत्ता का लाभ लेने के लिए। सवाल ये तो बहुत बड़ा है कि किस तरह क्यों लोग राजनीति सत्ता को कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। लेकिन इससे बड़ी चिंता यह है कि अरविंद नेताम का कांग्रेस से चला जाना, बस्तर और सरगुजा जो आदिवासी बेल्ट है वहां से अरविंद नेताम की विदाई होना या उनका कांग्रेस को छोड़ देना कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए चिंताजनक है। अब वो इसकी भरपाई कैसे करती है, उसकी रणनीति का कमाल देखना होगा कि वो इसकी भरपाई कैसे करती है। लेकिन फिलहाल तो अरविंद नेताम ने कह दिया है कि हम 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और यदि उनके एक एक आदिवासी व्यक्ति ने 2-2, 3-3 हजार भी दिए, छत्तीसगढ़ में ऐसी 12 से 15 सीटें हैं जो कांग्रेस और बीजेपी ने कम से कम 1800 से 2000 वोट के बीच हुई है। तो यदि इतने में भी यदि अरविंद नेताम खेल कर देते हैं, उनके लोग चुनाव लड़ते हैं, तो थोड़ा कांग्रेस के लिए चिंताजनक बात। और खासतौर पे इसलिए कि पिछले जब हमने भानु प्रतापपुर चुनाव में देखा है तो वहां पे जो आदिवासी जो वोट है, आदिवासी समाज जो है, सर्व आदिवासी समाज है, उसने 50% वोट कांग्रेस का काटा था। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं। जो सामरी सीट है वहां से तो मुझे लग रहा है कि 5,500 से 6,000 तक का अंतर था। बिल्कुल, आदिवासी कैंडिडेट तीसरे मोर्चे पे खड़ा नहीं होता तो आज 26,000 वोट मिले थे आदिवासी समाज के कैंडिडेट को। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं, और यही बात तो मैं भी कर रहा हूं कि अरविंद नेताम ने यदि कांग्रेस छोड़ दी है तो कांग्रेस को उसका जल्दी से जल्द विकल्प ढूंढना होगा। कांग्रेस को उसका जल्द से जल्द विकल्प ढूंढना होगा। बिल्कुल, मैं द्विवेदी जी की बात से सहमत हूं। लेकिन रविंद्र सिंह जी, एक तरफ आप अरविंद नेताम की चिंता कर रहे हो, उनके तमाम लोगों की चिंता कर रहे हो, मरकाम जी की चिंता कर रहे हो, आपके आदिवासी सबसे बड़ा चेहरा जिन्होंने जोगी सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़के आपको भाजपा को छत्तीसगढ़ में सत्ता दिलाई, उस नंद कुमार साय की चिंता आप नहीं कर रहे हो। आपको मरकाम की चिंता है, आपको अरविंद नेताम की चिंता है, आपके जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा के जो अध्यक्ष रहे, सांसद रहे, आदिवासी प्रमुख चेहरा रहे, आपको ये डर नहीं लग रहा है कि अब जब नंद कुमार साय जी के जाने से आपके सारे आदिवासी वोट बैंक खिसक के कांग्रेस के पाले में चले गए हैं? आपने प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी दे दिया कि नंद कुमार साय जी को हमने कितना दिया। आज 66 साल की उम्र होगी तो कम से कम 40 साल भारतीय जनता पार्टी में राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, केंद्रीय मंत्री सबका दर्जा दिए। और अरविंद नेताम और इनके देखिए अगर अरविंद नेताम की बात करें, अरविंद नेताम 2 बार पार्टी छोड़ चुके हैं, फिर दोबारा कांग्रेस में आ चुके हैं। मैं आ रहा था पहले जी, जब वो जाग गए तो हम उनके घर में समझाने की कोशिश, बहुत कुछ दिया है भारतीय जनता पार्टी को, आपको जरूरत है, बनाने की कोशिश की, इतना देने संतुष्ट है, बात अलग है। तो अरविंद नेताम गए तो भूपेश बघेल जी ने कहा तो पहले भी भगोड़े रहे, छोड़ते रहे, ये अंतर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको मनाने की कोशिश की और अरविंद नेताम गए तो इन्होंने गर्व का महसूस किया। आदिवासियों का मान सम्मान कभी कांग्रेस नहीं करती, इन 2 घटनाओं से स्पष्ट है। दूसरी बात जी, मैं वंदना जी के 1-2 प्रश्नों का जवाब दे देता हूँ। बहुत टमाटर चिल्ला रही थी, 220 रुपया किलो था। वंदना जी, 2 घंटा पहले मैं 2 किलो लाया हूँ टमाटर, 60 रुपया किलो में। अब बोलिए कम हो गया तो द्विवेदी जी की बात याद करिए, द्विवेदी जी की बात याद करें। रविंद्र सिंह जी, इसी प्याज ने सरकार गिरा दी थी केंद्र की, ये भी मत भूलिएगा। दिल्ली में सुषमा स्वराज जी की सरकार गिरी थी, तो ये सीजनल होता है, इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। दूसरा, बहुत बोल रही थी, क्या कहते हैं, गैस के बारे में, पेट्रोल के बारे में। 28 रुपया मिलता है किनको? भूपेश बघेल जी को पेट्रोल में। अरे बढ़िया, जनता की सेवा कर रहा है, 5-7 रुपया कम कर दे। ये जरा एक बार पोस्टर तो देख लीजिए, ये एक बार जरा पोस्टर तो देख लीजिए, इसमें क्या लिखा है, मोदी जी क्या कह रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आपको ये पोस्टर दिखाएं एक बार। ये पोस्टर हमें बहुत राहत देता था 2014 में, ये पोस्टर हमें बड़ा राहत देता था। तो हम वो पोस्टर एक बार आपको दिखा दें कि कम से कम सारे लोगों का जवाब मिल जाए कि पोस्टर आपको, रविंद्र जी, पोस्टर आपके लिए खास तौर पे देखिए क्या कह रहे हैं मोदी जी। बिल्कुल मोदी सही कहा, महंगाई कम बात है, बहुत सारे उसमें फैक्टर होते हैं। मैंने कहा ना कि 240 रुपए 220 हो गया था टमाटर, अभी 60 रुपया मिल रहा है। दूसरी बात, इन्होंने कहा क्या कहते हैं गैस के बारे में। वंदना जी, आपको बताओ, एक दौर में
सांसदों का लेटर, विधायकों का लेटर जाता था ना, तो गैस का सिलेंडर मिलता था, गैस का कनेक्शन मिलता है। ये तो नरेंद्र मोदी की सरकार है जो फ्री में कनेक्शन बांट रही है। कभी भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस से उम्मीद नहीं थी देश वालों को कि गैस भी मिल जाएगा, फ्री में बांट रहे हैं ना, तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, आप अनुपात नहीं देख रहे हैं रविंद्र जी अनुपात नहीं देख रहे हैं। अनुपात 1 रुपए किलो के चावल को पकाने के लिए 1100 रुपए का सिलेंडर, ये अनुपात को ज्यादा आपको विषम नहीं लग रहा है? 45 रुपए चावल बनता है, तो 1 रुपए किलो में डॉक्टर साहब दिए, ये भी समझ लीजिए। कम से कम 45 रुपया 50 रुपए उस चावल को बनाने में लगता है। चलिए हम थोड़ा सा मुद्दे से विषयांतर हो रहा है। मेरे पास समय सीमित है, मैं एक बार वंदना जी से जवाब लेना चाहता हूं। वंदना जी, देखिए, इन लोग तो झूठ बोलने की मशीन है शैलेश जी, कि जबकि हम सबके सामने में आई थी कि जो टमाटर है 200 रुपया 250 रुपया पहुंच चुका था। आपके चैनल के माध्यम से कितना अच्छा से झूठ बोल रहे हैं रविंद्र भाई, ये साफ साफ पकड़ा गया इनकी झूठ। दूसरी बात, जैसे कि अभी प्याज की बात कर रहे हैं, तो प्याज खाने पर हमारी जो वित्त मंत्री है सीतारमण जी बोलती है, अरे मैं तो प्याज ही नहीं खाती, तो मेरे को प्याज के रेट से क्या लेना देना। तो ये हमारे देश के नेता है। चलिए प्याज और टमाटर हमारा मुद्दा नहीं है। बहरहाल प्याज और टमाटर हमारा मुद्दा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संकल्प शिविर को लेकर बात चल रही है। बिल्कुल वंदना जी से यह सवाल बनता है, चाहे वंदना जी से कवर करने की लाख कोशिश करें, लेकिन उन संकल्प शिविरों के माध्यम से कहीं ना कहीं जो असंतुष्ट लोग हैं, जो माहौल बनने वाला है, जैसे कि द्विवेदी जी ने कहा, जैसे रविंद्र सिंह जी ने कहा कि कहीं कुर्सियों की तोड़फोड़ न हो जाए, पार्टियों में बिखराव न हो जाए, उन संकल्प शिविर के माध्यम से एक ये माहौल बनाने का प्रयास जरूर है कि भैया जिनको टिकट ना मिले, क्योंकि हमको ही पता है जिस तरह से कांग्रेस की लहर चल रही, तो एक सीट से 5-5, 6-6 और कई में तो 14-14 उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं जो दावेदारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये माहौल बनाने की बिल्कुल कोशिश है उन संकल्प शिविरों के माध्यम से। आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इस बात का जवाब तो खैर हम ले लेंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि रविंद्र सिंह जी जिस तरह से कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं कि कांग्रेस में बिखराव है, तो रविंद्र जी कहीं ना कहीं बिखराव तो भाजपा में भी है। नंद कुमार साय जी उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन सारांश ये है, द्विवेदी जी जो कह रहे हैं कि इन शिविरों से राजनीतिक पार्टियों की मशक्कतों से ज्यादा जरूरी यह है कि कौन सा दल राजनीति जो आम जनता के मुद्दों तक पहुंच पाता है, आम जनता के मनोभाव को समझ पाता है, और वही राजनीतिक दल को इस चुनाव में सफलता मिलेगी जो आम जनता के मनोभावों तक, उनके जड़ों तक पहुंचने का कोशिश करे, उन जड़ों तक पहुंचने में सफल हो पाए। देखें कौन सा राजनीतिक दल उसमें सफल हो पाती है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में जुड़ने के लिए। कल नए विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे।